नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आगे आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और उसमें हिंदी विषय की महत्ता को भी ध्यान में रखते हुए तो हिंदी विषय का एक नया श्रृंखला शुरू की जा रही है। इसमें हिंदी को आरंभ से हम पढ़ेंगे और हिंदी के बारे में अपना कॉन्सेप्ट एकदम पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें आप हिंदी विषय के प्रश्नों को बड़ी ही सहजता से, बहुत ही कुशलता के साथ आप उनके आंसर लिख सकेंगे, उनके उत्तरों को लिख सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हिंदी में हम पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा एवं व्याकरण। हिंदी भाषा एवं व्याकरण ये हमारा टॉपिक होगा, हिंदी भाषा एवं व्याकरण, ठीक है। देखिए भाषा क्या है। सबसे पहले हम भाषा को समझेंगे कि भाषा क्या है। जैसे हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और यह माध्यम क्या हो सकता है? तो क्या यह माध्यम भाषा हो सकती है? जी हाँ, भाषा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक बहुत ही उपयुक्त माध्यम होता है। तो मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को भाषा कहते हैं, यानी कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं, जिस तक हम अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, वह हमारी बात अच्छी तरह से समझ जाए और तदनुरूप वह उस पर प्रतिक्रिया कर सके या कार्य कर सके, तो कहेंगे कि हाँ, हमने जो हमारी भाषा है वह सही है, उपयुक्त है, ठीक है। भाषा के द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। भाषा क्या करती है? मनुष्य के भावों को, विचारों को और भावनाओं को व्यक्त करती है, ठीक है। भाषा इस प्रकार से होनी चाहिए, भाषा सहज हो, स्पष्ट हो, सरल हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि वाणी को व्यक्त करना या प्रकट करना, ठीक है। इस तरह से हम अपनी बात कहें कि हमारे सामने वाला हमारी बात को पूरी तरह से ठीक से समझ जाए, ठीक है। भाषा के बारे में 3 बातें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पहला यह है कि भाषा एक ध्वनि संकेत है। भाषा क्या है? एक ध्वनि संकेत। हमारे मुंह से जो ध्वनि निकल रही है इसका कोई न कोई संकेत होता है, ठीक है, जिसको आगे हम समझेंगे कि उसको क्या कहते हैं। तो उसको वर्ण के रूप में लिखा जाता है। भाषा एक ध्वनि संकेत होती है। दूसरा, यह यादृच्छिक है। यह यादृच्छिक है या एट रैंडम, इसका कोई तर्क नहीं होता है कि किस शब्द के लिए क्या भाषा यूज की जा रही है, और यह रूढ़ है, ठीक है, यानी इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। चलिए और आगे देखते हैं। अब जैसा कि पहले कहा गया कि भाषा के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं, तो पहला, भाषा ध्वनि संकेत है। भाषा क्या है? ध्वनि संकेत है। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं, यानी कि जो भी हम बात कहें वह सार्थक होनी चाहिए, निरर्थक भाषा नहीं होती है। यानी कि हम कोई ऐसी बात कहें कि सामने वाला उसका कुछ अर्थ न निकाल सके, कुछ अर्थ न लगा सके और उस पर फिर आगे कोई कार्यवाही न की जा सके, तो कहा जाएगा कि जो कुछ भी कहा गया या बोला गया वह भाषा नहीं है, वह एक निरर्थक शब्द है, ठीक है। तो सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यह संकेत कैसे होने चाहिए? यह संकेत स्पष्ट होने चाहिए। दूसरी इसकी विशेषता है, भाषा मनुष्य के जटिल मनोभावों को व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। भाषा को कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए तथा स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि भाषा में अर्थ छिपा हो और जो कुछ भी प्रकट करना हो वह प्रकट हो जाए, कुछ उसमें छिपा न रह जाए, ऐसी होनी चाहिए भाषा। अब दूसरा है इसके आगे कि भाषा यादृच्छिक है। भाषा यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक का मतलब, जैसे देखिए, भाषा शब्द में
शब्द एवं अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता। भाषा जब हम बोलते हैं तो इसके शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता। जैसे कुत्ता, कौवा, बिल्ली, तोता, गाय आदि ध्वनियों को क्यों पुकारा जाता है? इनके बदले में जैसे गाय को संबोधित करना हम गाय ही क्यों कहते हैं? इसके पीछे कोई तर्क नहीं है कि क्यों गाय को गाय कहा जाता है। यह बताना बहुत ही कठिन है। समाज ने इन ध्वनियों को स्वीकार कर लिया है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है कि इनको इसीलिए ही कहा जाता है। ठीक है, तो यह यादृच्छिक है, एट रैंडम इनको गाय को गाय कहा जाता है, तोता को तोता कहा जाता है, बिल्ली को बिल्ली कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे सिद्ध करने वाला कोई तर्क नहीं है कि हाँ इस आधार पर इनको यह कहा जाता है। चलिए और आगे देखते हैं। भाषा रूढ़ है। भाषा क्या है? रूढ़। रूढ़ होने का अर्थ है, जैसे कि देखिए 4 को हम लिखें तो 4 बराबर 2 गुणे 2 कर सकते हैं, यानी कि 2 दूना 4, यानी कि 2 में 2 से गुणा करें या 2 में 2 जोड़ें या 3 में 1 जोड़ें तो 4 होता है। लेकिन देखिए जैसे रूढ़ शब्द 3 रूढ़ एक संख्या है, तो 3 को 3 होने के लिए कोई और तर्क नहीं है। ठीक है, तो भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। परंपरा या युगों से इनके प्रयोग होते आए हैं। ठीक है, ये प्रयोग जो है परंपराओं से यानी वर्षों से होते आ रहे हैं और इनको हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है। लोग इनका प्रयोग क्यों करते हैं? इसका कोई कारण नहीं है। यह प्रयोग तर्कहीन है। ठीक है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। तर्क के आधार पर इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब है भाषा की प्रकृति, कि भाषा की प्रकृति क्या है, भाषा क्या प्रकट करती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं, यानी भाषा में जो गुण या स्वभाव छिपा होता है वही उसकी प्रकृति कहा जाता है। हर भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण और अवगुण, माने हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है, उसके कुछ आंतरिक गुण होते हैं तथा कुछ अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य अपने पूर्वजों से सीखता है। भाषा को मनुष्य अपने पूर्वजों से, जैसे बच्चा है तो भारत में बच्चा हिंदी भाषा या जो कुछ भी उसके परिवेश में बोला जाता है उसी को धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, ब्रिटेन का बच्चा जो है वह वहाँ की भाषा, वहाँ इंग्लिश भाषा है तो अंग्रेजी भाषा को वहाँ बोलना आरंभ करेगा, न कि हिंदी भाषा को। तो मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता रहता है। भाषा जो होती है यह परंपरागत और अर्जित दोनों है, यानी कि परंपरागत भाषा जो हमारी मातृभाषा है उसको हम सीखते हैं और बाद में अन्य भाषाओं को हम सीख लेते हैं तो ये अर्जित भाषा हो जाती है। और परंपरागत भाषा जिसको हम आरंभ में मातृभाषा के रूप में प्राप्त करते हैं वह परंपरागत भाषा होती है। चलिए, भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप हैं इस पे अब चर्चा करेंगे। तो भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं। पहला होता है कथित या मौखिक भाषा। देखिए हम जैसे बोल रहे हैं तो यह भाषा मौखिक भाषा है। हम मौखिक रूप से अपनी बात को एक जगह से दूसरे जगह या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। दूसरा प्रकार होता है इसका लिखित या लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा जो होती है इसका प्रयोग बोलने और सुनने में किया जाता है, यानी कोई बोलता है और कोई सुनता है उसको। जबकि लिखित भाषा जो होती है, लिखित भाषा का प्रयोग लिखने और पढ़ने में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए भाषा का निर्माण कैसे होता है। भाषा वाक्य से बनती है। वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस तरह वाक्य शब्द और मूल ध्वनियों, शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के अंग हैं। तो भाषा के 3 अंग कौन कौन हो गए? वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ, ये भाषा के महत्वपूर्ण अंग हो गए। और व्याकरण में इन्हीं के अंग प्रत्यंगों का अध्ययन विवेचन किया जाता है। ठीक है, इन्हीं के अंग प्रत्यंगों का अध्ययन और विवेचन किया जाता है।
भाषा के अन्य रूप अब हम समझेंगे। देखिए, हर देश में भाषा के प्रायः यही 3 रूप प्राप्त होते हैं। ये 3 रूप कौन कौन से हैं? तो पहला तो होता है बोलियां, दूसरा होता है परिनिष्ठित भाषा, और तीसरा जो रूप होता है उसको राष्ट्रभाषा या राजभाषा कहा जाता है। तो बोलियां क्या है? जैसे देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली बोली जाती है। आप महाराष्ट्र में चले जाएं तो वहाँ मराठी बोली जाएगी, ठीक है। कर्नाटक में चले जाएं तो कन्नड़ी बोली जाएगी। केरल और तमिलनाडु में मलयालम बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो वेस्टर्न क्षेत्र है बिहार का, वहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। लखनऊ, फैजाबाद, रायबरेली, बलरामपुर आदि जिलों में अवधी भाषा बोली जाती है। तो इस तरह से बोलियां होती हैं। भारत में प्रायः 600 प्रकार की बोलियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसको बोलियां क्या हैं। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। बोली, इसको डायलेक्ट्स कहा जाता है, अंग्रेजी में डायलेक्ट्स, इनको बोलियां कहते हैं। किसी देश विशेष में बोलियों की संख्या अधिक होती है। जैसे भारत में देख लें तो प्रायः हर स्टेट में अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली है उसकी। भारत में ही लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। बोलियां अपने आप जन्म लेती हैं। बोलियां जो होती हैं ये अपने आप जन्म लेती हैं और किसी क्षेत्र विशेष में रच बस जाती हैं। जैसे भोजपुरी, मगही, ब्रजभाषा या अवधी आदि बोलियां हैं जो उस क्षेत्र विशेष में अधिकतर बोली जाती हैं। वहाँ के लोगों के द्वारा इनका अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। अब जो है भाषा का दूसरा रूप है परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा को व्याकरणीय भाषा कहा जाता है। जो भाषा व्याकरण के नियमों से नियंत्रित होती है उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। यानी कि इस पर व्याकरण के नियम लागू होते हैं। यह भाषा स्वच्छंद रूप से नहीं प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। इस पर कर्ता, क्रिया, कर्म विशेषण, क्रिया विशेषण और भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो फिर से एक बार देखते हैं। परिनिष्ठित भाषा, जो भाषा व्याकरण के नियमों से नियंत्रित होती है उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य के क्षेत्र में प्रायः अधिक होता है। शिक्षा क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग अधिक होता है। अब परिनिष्ठित भाषा बनती कैसे है? किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। जैसे कि खड़ी बोली कभी बोली थी, लेकिन आज खड़ी बोली परिनिष्ठित भाषा बन गई है जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है, ठीक है। अब भाषा का तीसरा रूप जो है उसको देखते हैं, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है, जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान पा जाती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को पार कर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश की भावनात्मक एकता में सहायक होती है। हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे रूस की राष्ट्रभाषा रूसी है, फ्रांस की राजभाषा फ्रांसीसी है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। इसको संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद आर्टिकल 343 में इसको स्थान दिया गया है, ठीक है। और इसको राष्ट्रभाषा के रूप में इसका उल्लेख किया गया है।
अब है हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? देखिए, हिंदी शब्द का जो विकास हुआ कहाँ हुआ? उत्तर भारत में हुआ। उत्तर भारत में ही हिंदी शब्द का विकास क्यों हुआ? देखिए, भारत पर जब ईरानी आक्रमण हुआ तो ईरान के आक्रमण के समय जो भारत था उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी क्षेत्र शामिल था। तो ईरानी जब आए तो सिंधु नदी के पास जब आते हैं तो ईरानियों के द्वारा सौ का उच्चारण हौ किया जाता था। ठीक है, तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा, सिंधु को ईरानियों ने हिंदू कहा। ठीक है, तो हिंदू कहने के कारण धीरे धीरे हिंदू से हिंद से फिर हिंदवी और हिंदी नाम पड़ा। इसका नामकरण जो हुआ ये ईरानियों के द्वारा किया गया। किस आधार पर किया गया? तो सिंधु नदी के नाम के उच्चारण के आधार पर। ठीक है, सिंधु से हिंदू बना और हिंदू से हिंद और हिंदवी फिर हिंदी शब्द बन गया। देखिए, ईरानी सिंधु नदी का उच्चारण हिंदू करते थे। इस तरह से हिंदी शब्द का विकास का जो क्रम है वह सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंद, फिर हिंदवी बना और इस तरह से हिंदी आ गया। एक प्रश्न आता है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये तीनों शब्द फारसी भाषा के हैं अथवा हिंदी भाषा के या संस्कृत भाषा के? तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये तीनों शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा के शब्द होने का आशय है कि प्राचीन काल में ईरान को फारस कहा जाता था और वहाँ की भाषा को फारसी कहा जाता था। तो चूँकि ईरानियों के द्वारा यह नामकरण किया गया है, उनका जो धर्म ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, उसमें भी हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान शब्दों का उल्लेख है। तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये तीनों शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द नहीं हैं। इसको आपको ध्यान रखना होगा। अगर कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये तीनों शब्द किस भाषा के हैं, तो आपका उत्तर होगा कि ये तीनों शब्द फारसी भाषा के हैं। ठीक है, चलिए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें तथा सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।